जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं पवन के कार्य। तो दोस्तों पवन के कार्य पढ़ने से पहले दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है उसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ ऐसे ही वो नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को डबल प्रेस जरूर करें। तो आइए दोस्तों हम बात कर रहे हैं पवन के कार्य की। तो दोस्तों जो पवन के कार्य हैं मुख्यतः हमें मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलते हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में दोस्तों अधिकतर कहाँ देखने को मिलते हैं तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में अर्धशुष्क तथा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को अधिक मिलते हैं। ठीक है, अब अर्धशुष्क और शुष्क मरुस्थल की बात करें तो दोस्तों जहाँ पर 10 से 20 इंच वार्षिक वर्षा होती है उन्हें अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, तथा जहाँ पर 10 इंच से कम वर्षा होती है उसे शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि पवन के कार्य मुख्यतः अर्धशुष्क तथा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलते हैं। बात करें दोस्तों अर्धशुष्क मरुस्थल क्षेत्र किन्हें कहते हैं जहां पर 10 से 20 इंच वार्षिक वर्षा होती है। साथ ही साथ शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र किन्हें कहते हैं दोस्तों जहां पर 10 इंच से कम वर्षा होती है। अब इसके बाद बात करें दोस्तों पवन के कार्य हमें यहाँ पर ही अधिक देखने को क्यों मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों अर्धशुष्क तथा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है आर्द्रता का अभाव रहता है, वनस्पति का अभाव रहता है, जिससे कि क्या है मिट्टी के कण ढीले पड़ जाते हैं और जिसके कारण पवन को क्या होती है भौतिक अपक्षय के माध्यम से बहुत मदद मिल जाती है अपना कार्य करने में। ठीक, और हम बात करें दोस्तों यह जो अपर्दन का कार्य है पवन के द्वारा यह धरातल के निकट ही होता है, धरातल के पास ही होता है, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करें जो शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं तो यहाँ पर आर्द्रता तथा वनस्पति के अभाव में मिट्टी के कण ढीले रहते हैं, फलतः पवन को यांत्रिक या भौतिक अपक्षय द्वारा बहुत मदद मिलती है। ठीक है, जो अभी समझाया था वही लिखा है। ठीक, तो आगे बात करें दोस्तों कि ऊंचाई पर पवन द्वारा कटाव कम और धरातल के निकट अधिक होता है। ठीक है, अर्थात पवन द्वारा जो अपर्दन का कार्य है धरातल या सतह से कम ऊंचाई पर ही होता है, अधिक ऊंचाई पर जो है इसका कार्य कम हो जाता है, अर्थात कटाव कम हो जाता है, ये कटाव कम करता है। ठीक, अब इसके बाद बात करें दोस्तों जो पवन है इसका पर्दनात्मक कार्य मुख्यतः भौतिक ही होता है, लेकिन किस रूप में संपादित होता है तो हम बात करें इसका अपघर्षण, सन्निकर्षण तथा अपवाहन के रूप में संपादित होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि इनका अपर्दन कार्य, ठीक है, किनका अपर्दनात्मक कार्य, पवन का अपर्दनात्मक कार्य मुख्यतः भौतिक ही होता है जो अपघर्षण, सन्निकर्षण तथा अपवाहन के रूप में संपादित होता है। आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि अपघर्षण, अपवाहन, सन्निकर्षण क्या कहलाता है। तो दोस्तों हम बात करें कि जो अपघर्षण होता है इसमें रेत तथा धूल के कण मिलकर क्या करते हैं अपर्दन का कार्य करते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम रेत तथा धूल कणों से युक्त पवन जो है अपर्दनात्मक यंत्र का कार्य करती है जो चट्टान को रगड़कर, घिसकर, चिकना कर अपर्दित करती है वह, और यह पवन द्वारा किया गया कार्य अपघर्षण के माध्यम से धरातल से लगभग 5 से 6 फीट की ऊंचाई पर होता है, इससे ऊंचाई पर बहुत ही कम होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम अपघर्षण की बात कर रहे हैं। तो बात करें दोस्तों रेत तथा धूल कणों से युक्त पवन अपर्दनात्मक यंत्र हो जाते हैं। इन अपर्दनात्मक यंत्रों की सहायता से पवन मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को रगड़कर, घिसकर तथा चिकना कर के अपर्दित करता है। ठीक है दोस्तों, वही लिखा है जो समझाया अभी। यह कार्य सतह से थोड़ी ऊंचाई, यह कार्य जो है सतह से थोड़ी ऊंचाई पर अधिक सक्रिय होता है। ठीक, वो थोड़ी ऊंचाई क्या है दोस्तों 6 फीट से नीचे। ठीक, तो यह कार्य सतह से थोड़ी ऊंचाई पर अधिक सक्रिय होता है, वह थोड़ी ऊंचाई क्या है दोस्तों हमारी 6 फीट से नीचे। ये हो गया हमारा दोस्तों अपघर्षण। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अपवाहन। तो अपवाहन में क्या होता है दोस्तों, जो हमारी चट्टान होती है, सेल होती है, उसके कण ढीले पड़ जाते हैं तो पवन आती है और अपवाहन के माध्यम से उन ढीले सेलों के कणों को चट्टान चूर्ण के रूप में उड़ाकर ले जाती है, बार बार उड़ाकर ले जाती है। इस प्रकार वो सेल को क्या कर देती है, नगण्य कर देती है। ठीक, तो ये कहलाता है अपवाहन। तो दोस्तों हम बात करें कि इसके अंतर्गत पवन चट्टान चूर्ण को उड़ाकर अपर्दन का कार्य करती है या करता है, जिससे चट्टानों की परत उड़ाव की क्रिया द्वारा टूटती रहती है तथा आधार सेल नग्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपवाहन। इसके बाद हम बात करें दोस्तों सन्निकर्षण। तो सन्निकर्षण में क्या होता है दोस्तों, सेल कण जो हैं आपस में रगड़ खाड़ कर
यांत्रिक ढंग से टूटते हैं। ठीक है, और इस टूटने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, सन्निकर्षण कहते हैं। तो बात करें सन्निकर्षण, तो सेल कणों के आपस में रगड़ खाकर यांत्रिक ढंग से टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, सन्निकर्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये पवन के कार्य हो गए दोस्तों। पवन के कार्यों द्वारा दोस्तों या पवन द्वारा अपरदनात्मक द्वारा बनाए गए स्थल स्वरूपों की बात करें तो आइए हम यहाँ पर जो मुख्यतः एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से अधिक क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, हम उनकी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम बात करें पवन द्वारा अपरदनात्मक स्थल स्वरूप, पवन द्वारा बनाए गए अपरदनात्मक स्थल स्वरूप। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम छत्रक सेल की। किसकी बात करते हैं, छत्रक सेल की, या जिसको कहा जाता है क्या, गारा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं दोस्तों, हमारा छत्रक सेल है, इसमें एक चट्टान थी, इसके नीचे जो है अपर्दन का कार्य हुआ है और ऊपर जो है अपर्दन का कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों इस चट्टान में अपघर्षण के माध्यम से पवन ने कार्य किया है। ठीक है, नीचे जो है इसका अपघर्षण हुआ है जिसके कारण इस चट्टान का अपर्दन हो गया है। ठीक, और ऊपर जो है इसकी कठोर चट्टान है और इसका अपर्दन नहीं हुआ है। इसको ही दोस्तों क्या कहते हैं, हम छत्रक सेल कहते हैं, या इसको सहारा मरुस्थल में क्या कहा जाता है, गारा कहा जाता है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी जो आकृति है हमें छाते की तरह दिखाई दे रही है। और दोस्तों एक हमारा होता है क्या, कुकरमुत्ता, क्या होता है, मशरूम भी बोलते हैं उसको, या उसको बोलते हैं कुकरमुत्ता। तो कहीं ना कहीं इसकी आकृति कुकरमुत्ते की जैसी भी दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसको छत्रक सेल या कुकरमुत्ता भी कहा जाता है। आइए देख लेते हैं दोस्तों हम कि मरुस्थलीय भागों में पवन के अपघर्षण से स्थल पर चट्टान के निचले भाग में ज्यादा अपर्दन होता है और ऊपरी भाग जो है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो ये जो चट्टान थी इसके निचले भाग में अपघर्षण के कारण अपर्दन हुआ है, उसके ऊपरी भाग में अपर्दन नहीं हुआ है, अर्थात ये अप्रभावित है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा छत्रक सेल कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार चट्टान के कटाव से निर्मित आकृति कुकरमुत्ते या छतरी के आकार में होती है, तो उसे क्या कहते हैं, छत्रक सेल कहते हैं। अब बात करें दोस्तों हम कि सहारा मरुस्थल में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे गारा नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सहारा मरुस्थल में इसे गारा कहा जाता है दोस्तों। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, हमारा अफ्रीका में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें कि जो छत्रक सेल हैं दोस्तों हमारे भारत में कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो भारत के राजस्थान के जोधपुर में इस तरह के छत्रक शिला देखने को मिलते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों दूसरे पवन द्वारा अपरदनात्मक स्थल स्वरूप में, दूसरे की बात करें तो दूसरा है दोस्तों हमारा इंसेलबर्ग। क्या है हमारा, इंसेलबर्ग। जैसा कि हम आप देख रहे हैं कि इस चट्टान का अपर्दन हो चुका है और यह टीले के रूप में शेष बची हुई है और इसके चारों ओर क्या है, जल भी दिख रहा है हमें। ठीक, तो जो दोस्तों हमारा इंसेलबर्ग है उसका जर्मन भाषा में अर्थ ही होता है द्वीपीय पर्वत। क्या होता है अर्थ, द्वीपीय पर्वत। ठीक है, इसमें क्या होता है, चट्टानी कोमल चट्टानी संरचना अपर्दन से या घिसकर समतल हो जाती है और कठोर चट्टान के अवशेष कहीं कहीं टीले के रूप में नजर आते हैं, तो उसे क्या कह देते हैं हम दोस्तों, इंसेलबर्ग कह देते हैं। आइए हम देख लेते हैं कि इंसेलबर्ग एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ द्वीपीय पर्वत होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, द्वीपीय पर्वत होता है। पवन के प्रभाव से जब कोमल चट्टानी संरचना अपर्दन से या घिसकर समतल हो जाती है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि पवन के प्रभाव से जब कोमल चट्टानी संरचना, ठीक है, कोमल चट्टानी संरचना अपर्दन से या घिसकर समतल हो जाती है। ठीक है, जब कोमल चट्टान घिसकर समतल हो गई तो उसमें कठोर चट्टान बची होगी। ठीक है, तो आगे लिखा है तथा कठोर चट्टानों के अवशेष कहीं कहीं टीले के रूप में नजर आते हैं, तो उसे इंसेलबर्ग कहते हैं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है दोस्तों कि कोमल चट्टानी संरचना अपर्दन से घिसकर समतल हो जाती है तथा कठोर चट्टानों के अवशेष कहीं कहीं टीले के रूप में नजर आते हैं, तो उसे इंसेलबर्ग कहते हैं। अब हम बात करें दोस्तों दक्षिण और मध्य अफ्रीका में इंसेलबर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्यतः ज़्यादातर इंसेलबर्ग दक्षिण और मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका में स्थित थ्री सिस्टर्स, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित थ्री सिस्टर्स पहाड़ी गुंबद ऐसे ही इंसेलबर्ग हैं। ठीक, तो थ्री सिस्टर पहाड़ी गुंबद कहाँ पर है, हमारा अफ्रीका में है। अफ्रीका में कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में है और ये क्या है, इंसेलबर्ग हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि भारत में ये इंसेलबर्ग कहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो भारत में रायचूर के पास कूप घाट में ऐसे इंसेलबर्ग टीले
मिलते हैं। ठीक है, रायचूर कहाँ पर है हमारा, कर्नाटक में है। ठीक है, तो भारत के कर्नाटक के रायचूर के पास कूप घाट में ऐसे गुंबदकार टीले मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ऐसे और अपडेट पाने के लिए हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें और उसको शेयर करना ना भूलें।